हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 8th का चैप्टर 4 उठो धरा के अमर सपूतों रीड करा रही हूँ। यह एक काव्य है जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ। पुनः नया निर्माण करो माँ, यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। उनकी क्या है प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण का क्या दिया है, संदेश दिया है। इसमें बताया गया है कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई और 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। चलिए आगे मैं कविता रीड करती हूँ और इसका भावार्थ आप लोगों को समझाती हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो इसमें कवि कहते हैं, हे भारत माता के अमर सपूतों, पुत्रों। यहाँ पर धरा का मीनिंग है पृथ्वी। अमर यानी जो मरते नहीं है, सपूत यानी होता है पुत्र। ओके, पुनः मीन्स होता है फिर से। तो इसमें कहते हैं, हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। और तुम क्या करो, आलस को छोड़ो और जाग जाओ और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। जन जन के जीवन में यानी तुम्हें क्या करना है, देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राणों का संचार करना है। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। नई प्रातः है, नई सुबह है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इसमें कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह हुई है और हम क्या करेंगे, इस नई सुबह में नई नई बातें करेंगे। नई किरणें हैं और विचारों की क्या है, नई नई किरणें हैं, इधर उधर फैल रही हैं और सबके जीवन में नया प्रकाश फैल रहा है। नई उमंगे हैं, नई तरंगे, और लोगों के मन में क्या है, नई नई उमंगे हैं और उनके हौसले सब कुछ कैसे हैं, नए नए हैं। नई आस है, सांस नई, सबके मन में क्या है, नई नई आशाएं हैं और सभी क्या कर रहे हैं, आज चैन की सांस, खुलकर सांस ले रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो कवि कहते हैं, हे देश के सपूतों, सपूतों मीन्स क्या बताया था मैंने, पुत्रों। हे देश के सपूतों, तुम्हें क्या करना है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरना है, उन्हें फिर से खिलाना है। फिर उठो धरा के अमर सपूतों, तो कह रहे हैं, हे भारत माता के सपूतों, उठो और देश के नया निर्माण करने में लग जाओ। डाल डाल पर बैठ बिहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं,
गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मर्राते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव ना गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब इसमें कह रहे हैं डाल डाल पर बैठे बिहग। तो यहाँ पर बिहग का मीनिंग होता है, बिहग मीन्स होता है पक्षी। ओके, बिहग मीन्स क्या होता है? पक्षी। तो ये बिहग मीन्स होता है, बिहग मीन्स होता है पक्षी। ओके, डाल डाल जो पेड़ की डाल होती है तो वो, और स्वर, नए नए स्वर यानी नए नए जो हमारे मुंह से जो स्वर निकलते हैं, आवाज़ निकलती है वो। तो डाल डाल पर क्या हो रहा है? डाल डाल पर बैठे बिहग कुछ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड़ों की डाली पर बैठे पक्षी नए नए स्वर में गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे, और भंवरे क्या कर रहे हैं? अपनी मस्ती में गूंज रहे हैं, इधर उधर मड़रा रहे हैं। मस्त उधर मड़राते हैं, तो क्या कर रहे हैं भंवरे? बागों में मस्त होकर इधर उधर मड़रा रहे हैं। और पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी पेड़ों की डाली पर बैठे स्वरों में गा रहे हैं, जैसे कोई खुशी का गीत गा रहे हों। और क्या हो रहा है? नव युग की नूतन बीड़ा में नया राग नव गान भरो। तो कवि कहते हैं, हे देश के सपूतों, तुम्हें क्या करना है? स्वतंत्रता के बाद देश में सब कुछ नया करना है, नया युग लाना है। और इस नए युग की वीणा को तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। फिर से वही, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। देश के अमर सपूतों जागो और देश का फिर से नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो कली कली क्या कर रही है? कली कली खिल रही है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। तो क्या हो रहा है? बागों में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल क्या कर रहा है? मुस्का रहा है, यानी खिल रहा है। तो इसका मतलब है हर जगह पूरे संसार में खुशियों का प्रकाश फैल गया है। धरती माँ की काया आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो क्या हो रही है? धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता की काया मीन्स होता है शरीर। शरीर कैसा हो रहा है? आज पूरी तरह से सुनहरा हो गया है, मीन्स चमक रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। तो इसमें कवि कहते हैं, देश के सपूत तुम अपनी मंगलमय वाणी से क्या करो? इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित कर दो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर सुसंपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अब क्या कह रहे हैं? सरस्वती का पावन मंदिर। तो यहाँ पर क्या है? हमारा देश क्या है? सरस्वती का एक पवित्र मंदिर है। और क्या है यहाँ पर? शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तो ये सारी जो सरस्वती माँ क्या करती हैं? हमें ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं। तो सारी विद्याओं की संपत्ति किसकी है? यह सब हमारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो कह रहे तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें क्या करना है? ज्ञान के सत सत दीप जला के नवयुग का आह्वान करो। तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर सैकड़ों दीप जलाना है, ज्ञान के सैकड़ों दीप जलाना है और नवयुग का आह्वान करना है, यानी कि ज्ञान के दीप जलाकर हमारे देश का
नया निर्माण करना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो आप लोगों को इस काव्य का भावार्थ समझ में आया। इसको आप जब रिपीट करेंगे, मैंने जो आप लोगों को समझाया है, तो आप लोग इसको सुनेंगे तब आप लोगों को इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। ओके, इसमें टोटल 5 काव्य पंक्ति दी गई हैं, जिसका मैंने 5 टाइम आप लोगों को समझाया। ओके, अब हमारे शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में है निर्माण। निर्माण मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाना। ओके, गुंजित करना। गुंजित मीन्स होता है भौरों के गुंजार से युक्त। प्राय मीन्स तो आपको मालूम है अक्सर। उद्यान मीन्स होता है बाग बगीचा, गार्डन। पुनः मीन्स मैंने बताया था फिर से या किसी चीज़ को दोबारा से करना। आह्वान मीन्स किसी चीज़ को ललकारना या फिर चुनौती देना। स्फूर्ति मीन्स होता है उत्साह। ओके, अभ्यास दिया है। अभ्यास में बोला है आशय स्पष्ट कीजिए। तो मैंने जो आप लोगों को इसका भावार्थ समझाया, तो आपको ये 4 लाइन दी गई हैं। 4 लाइन है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो मैंने आपको हर एक लाइन का भावार्थ समझाया, तो आप लोगों को क्या करना है, ये 4 लाइन का भावार्थ आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है, ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही समझाया था जब मैं कवि के बारे में बता रही थी। कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमारे देश का नया निर्माण करो। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, तो ये आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति बहुत सारी है। आप लोगों को देखना है और उसकी सुरक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं। स्वाध्याय देखिए। अब स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें नंबर 1 है कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कवि का नाम तो आपको मालूम है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। ओके, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा कि कवि देश के सपूतों से कहना चाहते हैं कि गुलामी के हमारी सदियों से हमारा देश गुलामी में था, अब वह स्वतंत्र हो गया है और हमारे देश का नया निर्माण करो और उसमें क्या करो, नए नए संचार करो, नई नई चीज़ें बनाओ और सब कुछ हरा भरा कर दो पहले के जैसा। नंबर 2 है कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। तो कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं, सबके दिलों में क्या चाहते हैं, सबके अंदर क्या हो, स्वतंत्रता हो सबके लिए, यानी सबके दिलों में सबके दिल स्वतंत्र हो जाए। जिस तरह से पहले जो गुलामी में थे वो स्वतंत्र हो जाएं और हमें अच्छी तरह से रहने लगे। और कभी यही चाहता है कि सबके जीवन में नया संचार हो और सब लोग खुशी खुशी रहें और सबके मुरझाए हुए हृदय में नए नए संचार हो और नए नए सुमन यानी नए नए फूल खिलें, यानी सब कुछ अच्छा हो जाए। नंबर 3 है देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे। तो आप लोगों को देखना है आप क्या क्या करना चाहोगे। नंबर 4 है इस कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो क्या कौन सी बातें हैं ये आप लोगों को देखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारना है। तो आपको क्या करना है, एक तो आप क्या करोगे, अपने देश से प्रेम करना चाहोगे और अपने देशवासियों को मानोगे, उन्हें अपना मानोगे और खूब मन लगाकर पढ़ोगे और क्या करोगे, अपने ज्ञान का उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए करोगे। और क्या करोगे, वो आप केवल अपने लिए नहीं जियोगे बल्कि अपने देश के लिए भी जियोगे। ओके, और
जो भी आपको समझ आए वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, दिए गए काव्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें से आप लोगों को आंसर ढूंढना है। जैसे इसमें नंबर 1 दिया है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है। तो हिमालय हमें यही संदेश देता है कि डरो ना आंधी पानी से। इसमें क्या लिखा है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों से। तो इसमें हिमालय हमें यह संदेश देता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, मुसीबत आने पर इसमें दिया गया है हमें डरना नहीं चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, एंड नंबर 3 दिया गया है, अब इसमें कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। तो क्यों कहा है कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा, क्योंकि हिमालय क्या करता है, सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला करता है और कभी भी वह अपने रास्ते से हटता नहीं है और आगे वो क्या करता है, सबसे बड़ा है इसलिए सबकी रक्षा करता है। तो नंबर 4 दिया, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़कर इसका भावार्थ लिखना है। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ इसका भावार्थ। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। तो इसमें बताया गया है कि हिमालय क्या कर रहा है, हिमालय कह रहा है, हिमालय की क्या दी गई है, इसमें दी गई है कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, हमें क्या करना है, निडरता से उनका सामना करना है। जो मुसीबतों से क्या करते हैं, बिना घबराए और अपने प्रणव पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो इसका यही भावार्थ है। बहुत बड़ा करके आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही आपको लिखना है कि हमें क्या करना है, इसका भावार्थ कैसे लिखना है। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं, हमें निडरता से उनका सामना करना है, डरना नहीं है और हमें क्या करना है, मुसीबतों का सामना करना है बिना डरे बिना घबराए और हमें क्या करना है, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है और हमें क्या करना है, असंभव को संभव बनाकर दिखाना है। ओके, तो ये रहा इसका भावार्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो इसमें किसके बारे में ज़्यादा, हिमालय के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो हम इस काव्य का शीर्षक लेंगे हिमालय का संदेश। हिमालय तो संदेश दे रहा है तो इसका शीर्षक होगा हिमालय का संदेश। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चित्र के आधार पर कविता लिखिए, जिसमें चित्र के आधार पर क्या लिखिए, कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ है। कौन कौन से शब्दों का उपयोग हुआ है, फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। तो हमें कैसे सेंटेंस बनाना है, इसको क्या क्या कविता लिखना है। कविता कैसे लिखेंगे हम, इसको हम पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर को देखकर सबसे पहले आए फूल, तो हम कैसे इसकी कविता बनाएंगे। तो पहले लेंगे बादल, तो हम कैसे बोलेंगे, धीरे धीरे बादल बरसे। फिर फूल का लेंगे सेकंड लाइन, फुलवारी में फूल खिले हैं। फिर नीचे आएगा तितली, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया। वृक्ष का आ गया शब्द, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया। ओके, आगे सबका फूल का आ गया, बादल का आ गया। फर्स्ट आया बादल, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं। फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो ये कविता बन गई। ओके,
तो आप लोग मैं जो कविता बोल रही हूँ उसको सुनकर आप नोटबुक में लिख लेना। अब आइए नेक्स्ट है, ये आप लोगों को नहीं आएगा समझ में, अगर आता हो तो आप लोग कर लेना। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो इसमें आगे का मैं आप लोग को रीड कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो इसमें 2 लाइन दी गई हैं, माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। आगे आप लिखोगे, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। हो गई पूरी कविता। एक बार पूरी कविता मैं रिपीट करती हूँ, माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका दूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। हमारी ये क्वेश्चन नंबर 4 की अपूर्ण जो काव्य पंक्ति थी वो मैंने पूर्ण कर दी है, तो आप सुनकर अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, अब आगे देखिए, इसमें भाषा सज्जता दी गई है। भाषा सज्जता मीन्स व्याकरण। व्याकरण में क्या दिया गया है, संज्ञा का प्रयोग। तो इसमें बताया गया है संज्ञा का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आप संज्ञा के बारे में पहले भी मतलब आप लोग सीख चुके हैं, इसमें बताया गया है, तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ। इसमें डायरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो इसमें नंबर 1 दिया गया है, सोना कीमती धातु है। तो इसमें सोना क्या है, ये सोना है। द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये धातु जो दिया है, धातु क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना है द्रव्यवाचक संज्ञा, और धातु क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब सेकंड वाला लीजिए, सेकंड वाला है गंगा पवित्र नदी है। तो इसमें गंगा क्या है, इसमें गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। तो जहाँ पर कोई चीज़ एक ही बार आती हो, जैसे गंगा एक ही होती है, क्या है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी कई एक नदियाँ होती हैं, नदियों के नाम अलग अलग होते हैं, तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, मीन्स उसकी जाति बता दी। ये जैसे इसमें फर्स्ट में दिया गया है सोना, तो सोना क्या है, एक द्रव्य है। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा, और धातु क्या है, इसकी जाति बता रही है कि ये किस प्रकार की जाति है। ओके, अब 3 पर देखिए, 3 है उमंग दौड़ रहा है। तो उमंग इसमें क्या है, उमंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उमंग एक नाम बताया गया, एक व्यक्ति है, तो इसीलिए उमंग क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देखिए, दल जा रहा है। ओके, तो दल एक क्या होता है, किसी चीज़ का ग्रुप बोलते हैं दल, एक पूरा समूह इकट्ठे होके जब एक जगह पर खूब सारी चीज़ें या कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, तो उसको बोलते हैं दल, समूह या ग्रुप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो यहाँ पर राजेश क्या है, ये राजेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो मैंने पहले ही बताया, नाम या किसी वस्तु के बारे में आता है तो वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर वह क्या बताया गया है, डर। भय मीन्स क्या होता है, डर। तो डर का हमारे अंदर क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। कैसा आ रहा है, डर का भाव आ रहा है, तो उसको कौन सी संज्ञा बोलेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। ओके, और जंगल क्या है, जंगल कई एक होते हैं, तो जंगल की केवल एक ही टाइप का होता है, जंगल अलग अलग तरह के होते हैं। वह इसकी जाति बता दी कि यह किस प्रकार की जगह है, तो क्या है, जंगल एक जाति बता दी, तो इसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ओके, यहाँ पर राजेश है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भय है भाववाचक संज्ञा, और जंगल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जैसे इसमें बताया गया है कि जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, साड़ी क्या है ये, साड़ी को हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो इसमें एक वचन का बहुवचन करना है, तो जयेश ने कीर्ति को, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को चेंज करना है, साड़ियाँ दी। हमने साड़ी से क्या कर दिया, साड़ियाँ। ओके। बगीचे में एक लड़का है, तो लड़का है एक, हम इसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। बगीचे में एक का हो जाएगा कई लड़के हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको बता दिया उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी की जगह हमने क्या कर दिया, साड़ियाँ, और दूसरे में लड़का दिया गया है, लड़के का हमने क्या कर दिया, लड़के। ओके, यानी एक वचन का क्या होगा, बहुवचन। अब आप इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों के एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। ओके, तो इसमें नंबर 1 है, मुझे लुटेरे का डर था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लुटेरे को चेंज करना है। मैं अंडरलाइन करती हूँ, उसी को आप चेंज करना। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसको चेंज करेंगे, लुटेरे। मैंने लुटेरे को अंडरलाइन किया है, तो हम करेंगे मुझे लुटेरों का, तो क्या करेंगे, लुटेरों का डर था। ओके, सेकंड है, पक्षी ने उड़ान भरी। किसने उड़ान भरी थी, पक्षी ने, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ पक्षी पर, यहाँ पर पक्षी को चेंज करके करेंगे, पक्षियों ने उड़ान भरी। ओके, मैंने किसको चेंज किया, पक्षी को, पक्षी की जगह मैंने क्या कर दिया, पक्षियों को। ओके, इसी तरह नंबर 3 में है, उसने मुझे मिठाई दी। यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे, मिठाई के लिए किसको चेंज करेंगे, मिठाई। मिठाई का हम क्या करेंगे, मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ। तो उसने मुझे मिठाइयाँ दी। हम दी पे भी क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे, दी को भी चेंज करेंगे। ओके, मिठाइयाँ दी। हो गया फिनिश। ओके, अब नेक्स्ट रीड करते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। इसमें आपको जो डार्क ब्लैक दिया गया है उसको समझना है। ओके, इसमें है भाववाचक संज्ञा के रूप में। फर्स्ट वाला क्या है, भाववाचक संज्ञा के रूप में, और सेकंड है जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों के अंदर कैसा भाव है, प्रार्थना का भाव। तो प्रार्थना क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। ओके, एंड बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। प्रार्थनाएं क्या हो गई, उनकी जातिवाचक संज्ञा, यानी वो प्रार्थनाएं एक प्रकार की किसी वस्तु को बता दिया, तो वो क्या बता दी, उसकी जाति बता दी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला है, नदी की चौड़ाई अधिक है। तो नदी का भाव क्या है, चौड़ाई वाला। कैसी है नदी, चौड़ी है, तो चौड़ाई वाला भाव आ गया। तो इसमें क्या बोलेंगे, चौड़ाई को भाववाचक संज्ञा। अब इसे भारत में नदियों की, भारत में, तो भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक हैं। अब भारत में नदियों की क्या बता दी, जाति बता दी। एक चौड़ाइयाँ क्या है, उसकी जाति हो गई, तो उसको बोलेंगे चौड़ाइयाँ, जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो इसमें उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में जो गाढ़ा शब्द मीन्स डार्क ब्लैक दिया गया है वह प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था, और उन्हें उनके साथ दिए गए वाक्य में क्या किया, प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, प्रार्थनाएं। तो वो कौन सी संज्ञा बन गई, जातिवाचक संज्ञा। ओके, अब आगे आपका देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। हमेशा आप लोग एक बात याद रखिए कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही आती है। एक व्यक्ति के लिए भाववाचक संज्ञा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे वह बहुत दयालु है। ठीक है, तो दयालु क्या आ गया, इसका भाव आ गया, तो दयालु होगा भाववाचक संज्ञा। ओके, बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर क्या बनेगी, जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में लेती है।
और जब हम इसको बहुवचन में क्या करेंगे तो क्या बन जाएगी, बहुवचन में जब आएंगे तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ओके, भाववाचक संज्ञा में एक वचन आएगा और जातिवाचक संज्ञा में बहुवचन यूज़ किया जाएगा। ओके, तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके फिर से आप लोगों को लिखना है। जैसे इसमें दिया गया नंबर 1, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। तो दूरी क्या हो गई हमारी, भाववाचक संज्ञा। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आज विज्ञान ने बहुत दूरियों को कम कर दिया है। ओके, तो विज्ञान ने क्या किया है, दूरियों को कम कर दिया है। सेकंड वाला है नदी की लंबाई अधिक है। तो इसमें कोई एक नदी का नाम आप ले सकते हैं। नर्मदा नदी की लंबाइयाँ बहुत हैं। ओके, समझ आ गया। इसी तरह से आप लोगों को जैसे मैंने समझाया है, अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को कविता का जो भावार्थ समझाया था वो कविता के साथ 1 पैराग्राफ के साथ आप लोगों को, जैसे मैंने 4-5 लाइन का जो 1 by 1 इसमें 5 काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, 5 लाइन का 5 जगह पर काव्य पंक्ति पूरी करनी है। काव्य पंक्ति लिखकर उसका भावार्थ लिखना है। मिस जिस तरह से मैंने रीड कराया है और जितनी लाइनें रीड करके मैंने आपको भावार्थ बताया है, उसका अर्थ बताया, उसी तरह से आप लोगों को इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।